इन्वेंट्री चैप्टर सर जी, अगर मैं आपको कायदे से बोलूं, ये आपका 8 से 10 नंबर का आएगा। और अगर मैं कायदे से बोलूं तो ये है आपका 4 क्लास का चैप्टर। और अगर मैं कायदे से बोलूं तो मैं कितनी क्लास में खत्म करना है जी? 3 क्लास। 4 क्लास का है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बिकॉज इवनिंग बैच इज द बेस्ट। जिस भी बैच की तारीफ करते उसको भरोसा ही नहीं हो पाता। आइए, मेरा आपसे सवाल, इन्वेंट्री होता क्या है? इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है? एसेट। तो क्या मैं इन्वेंट्री के 2-3 नाम लिख सकता हूँ? और सर इन्वेंट्री बोल लो या स्टॉक बोल लो या फिर गुड्स बोल लो। सर इस चैप्टर में क्या होने वाला है देखो ना बेटे, आइए बाइफरकेशन बनाते हैं इस चैप्टर की कैटेगरी। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है जी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। अच्छा जी, सुना हुआ है ना ये नाम? कुछ होता है, आज कर लेंगे बातें सर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या है ये? छोड़ो ना बेटे, नोट कर लो बेटे। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। और एक सबसे आखिरी में आएगा बेटे एक टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लास्ट क्लास जो है हमारी, दैट इज स्टॉक टेकिंग। उससे पहले आपका पूरा इन्वेंटरी चेंज चलेगा, वो सारी बातें समझ आएंगी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्त, वेटेड एवरेज। ठीक है जी। सर जी इन्वेंट्री का जो मतलब है ना, मैं बताऊंगा आपको। हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री क्या क्या होता है, पर आप देसी शब्दों में समझिए। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड, हालांकि स्टोर्स भी होते हैं, मशीनरी में बार बार कोई रिप्लेस होती हो उसको भी इन्वेंट्री बोलते हैं। वो गहरी बात है, अभी नहीं करें। आप ये कह सकते हैं कि जो भी मटेरियल जो कि मुझे विच इज टू बी इशूड टू द प्रोडक्शन, या फिर विच इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। और विच इज रेडी फॉर सेल, सो दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड। एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज हो देख लेंगे। ठीक है, आप ये समझिए, क्या मैं कह सकता हूं एक मैन्युफैक्चरर की जिंदगी में रॉ मटेरियल होता होगा? क्या एक मैन्युफैक्चरर की जिंदगी में वर्क इन प्रोग्रेस होता है? होता है जी। क्या एक मैन्युफैक्चरर की जिंदगी में फिनिश गुड होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या एक ट्रेडर की जिंदगी में रॉ मटेरियल होता है ना वर्क इन प्रोग्रेस होता है? तो ट्रेडर तो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड बना। अगर मैं कायदे से बात करूं तो आपने लिख लिया बच्चे ये? अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज करो कि एक इंसान है जी, वो ट्रेडर है। मान लो एक ट्रेडर है बेटा, मिस्टर ए। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा और वो पीएनएल बनाएगा और वो बैलेंस शीट बनाएगा। तो इसकी इन्वेंट्री कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक और डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक होगा। पीएनएल में आएगा कुछ? नहीं। और क्योंकि आप इन्वेंट्री के मालिक हो, और ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि क्योंकि तुम ट्रेडर हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिख रहा होगा जी? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की कोई बात ही नहीं। रही बात अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ लिया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट।
यहाँ पर किस चीज का स्टॉक आ जाता है? गुड, रॉ मटेरियल और वर्किंग। हालांकि रॉ मटेरियल पे कंज्यूम्ड में घुसा देते हैं, वो अलग बात। ट्रेडिंग में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आएगा? फिनिश्ड गुड्स। और पीएनएल में कुछ नहीं आएगा। और बैलेंस शीट में बच्चे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये बात होगी जो आपने अभी तक इन्वेंट्री का जितना समझा हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इन्वेंट्री इन रियल सेंस कैसे होता होगा। लाइक एक कंपनी है, ठीक है, मैंने शायद से आपसे बात करी भी होगी। पर सपोज करो कि एक कंपनी है, उसकी जिंदगी में 3 ट्रांजैक्शंस है बस। 3 भी क्या है, 2 ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्या आप एंट्री बता सकते हैं? कैश में ही मान लो। परचेज टू, दुकान में कितने यूनिट आ गए आपके? प्रैक्टिकल तरीके से सोचना बेटा, आपने धंधा स्टार्ट किया, आपने 1000 यूनिट परचेज करे, 10 रुपए टोटल आपकी परचेज आ गई। दुकान में कितने यूनिट आ गए? 1000। अब आपने दुकान से कस्टमर को कुछ बेचा, तो वो सेल ऑफ गुड्स हो गए। कितने यूनिट्स बेच दिए? 800। कितने रुपए के? 15 के। क्या एंट्री डालोगे बच्चे? कैश टू सेल्स कितने रुपए? 12,000 और 12। यही है ना? दुकान में कितने यूनिट रह गए? साल खत्म, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। कितने यूनिट रह गए? 200। वो 200 अपने आप आपकी ट्रेडिंग में दिखने लग जाएगा क्या? क्या क्या सिस्टम? आई मीन अब ये 200 आपके ट्रेडिंग में परचेज दिख रहा होगा। कितने रुपए का? 10,000 का। सेल दिख रही होगी 12,000 की। बैलेंस शीट में कैश का लेजर भी बन चुका होगा। कैश कितने रुपए से दिख रहा होगा? 2,000 रुपए। तो परचेज करी तो 10,000 चले गए, 12,000 आ गए। मेरा आपसे सवाल, क्लोजिंग स्टॉक तो दिखे नहीं रहा। अब क्लोजिंग स्टॉक को दिखाने का सिस्टम समझो। पहले क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग करी जाती। आप ऑफिस में बैठे बैठे क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल लोगे, सर निकाल देंगे। एंट्री सब तो दिख रहा है आपको, लेकिन बेटे गोडाउन में तो देख लो, चल तो नहीं गए गुड्स। समझ लो, चोरी तो नहीं हो गए। आप तो ऑफिस में बैठो, हेड ऑफिस में। गोडाउन में कोई काउंट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बच्चे यूनिट्स को काउंट करना जरूरी है। यूनिट्स काउंटेड मैं इसको यूज करूंगा जिंदगी में। कितने यूनिट्स काउंट करे आपने? कितने हैं? आप मुझे बताइए, इन यूनिट्स को मैं कॉस्ट पे दिखाऊं या एनआरवी पे दिखाऊं? एनआरवी क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? बिक चुका है, बिकेगा? ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली, मतलब दैट इज द फ्यूचर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मेरे कहने का मतलब है बेटे 200 यूनिट है, बहुत ध्यान से सुनना। इन 200 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की कॉस्ट, गुड। एनआरवी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? अभी आप देसी समझो, 15 रुपए का सेल प्राइस है बस। बिका नहीं, ऑब्वियसली बिक गया होता तो इन्वेंट्री कहां से हो जाता मेरा। एनआरवी कितना है? आई एम सॉरी, 100 नहीं है ये। एनआरवी कितने का बेटा? फॉर्मूला होता है जी ये जो वैल्यूएशन बता रहा हूँ ना आपको, ये वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। और ये बात आपने कंसाइनमेंट में भी देखी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के अंदर, उसमें एनआरवी गिर रही थी ना जब। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? तो दिल्ली का वो जो 30 मीटर क्लॉथ होता था, और ठीक है, एक क्वेश्चन था कंसाइनमेंट जिसमें फॉर्मूला लग रहा था। और आपने स्कूल में फाइनल अकाउंट से भी करा होगा। आप मुझे बताइए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, सो व्हाट इज द वैल्यू पर यूनिट? 10। हाउ मेनी यूनिट्स? 2,000 रुपए की इन्वेंट्री है, इस तरीके से कंक्लूड करा गया है। और 2,000 की अगर इन्वेंट्री है, तो अब मैं इन्वेंट्री की एंट्री क्या डालूंगा? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। आप बोलोगे सर परचेज डाल सकते हैं? डाल सकते। जैसे ही आप ये डालोगे, आपके ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिखने लग जाएगा, और बैलेंस शीट में भी कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिखने लग जाएगा? 2,000। लेजर बनाना सीख लिया था ना हम लोगों ने।
क्लोजिंग स्टॉक का जब आप लेजर बनाओगे टू ट्रेडिंग कर दोगे और बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर दोगे तो एसेट का कैरेट डाउन आ रहा है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और ट्रेडिंग के अंदर तो आप जब वही पोस्ट करोगे तो आ ही जाएगा। मुझे बताइए आपको सिस्टम क्लियर है? अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो यहीं से तो बात स्टार्ट हो रही है कि हमें अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। नो व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज एनआरवी। आई अगली हेडिंग डालिएगा। लिख लिया बच्चे, नोट कर लिया? ओ मैं ये शेयर कर दूं, नोट कर लोगे? बोलता जाऊं, है ना? ठीक चल रहा है ना फ्लो? हाँ कर रहे हैं नोट? कहाँ से दोस्त? स्टार्टिंग से। चलेगा ऐसे बैठे आराम से। कर रहे हो नोट या बोल दूं? प्रणब जी, एनी डाउट्स? नो स्टडी, नो डाउट्स? ये रेगुलर आएगा ना से? कितने टाइम गायब रहा तू? महीना भर? 4-5? मेरी क्लास के साथ? नहीं। अच्छा लास्ट चैप्टर कौन से करा था तुमने? यार भी अरे बताइए कौन सी क्लास चल रही? सब्जेक्ट बता। क्लास तो आया था बहुत पहले जब टीचर्स डे हुआ था ना, इसके बाद अभी दिख रहा है। है जी, चलो रे बोल रहा हूँ रे मैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी बहुत जरूरी होती है। कैसे होती है सर? कॉस्ट या फिर एनआरवी विच एवर इज लेस। समझोगे बेटे अभी तुम इसको जिंदगी में? अगर मैं आपसे पहले एनआरवी की बात करता हूं बिकॉज दैट सिंपलर। एनआरवी होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक सेल्स। एग्जाम्पल ब्रोकरेज। ये क्या बात हुई सर? बेटे एक बात बताओ, सपोज करो आपके पास एक घर है और आप उसको बेच रहे हो 1 करोड़ का। आप डायरेक्ट बेचते हो किसी ब्रोकर के थ्रू बेचते हो? जनरली थ्रू ब्रोकर। हालांकि आजकल वेबसाइट्स आ चुके हैं nobroker.com और ऐसे बहुत है, लेकिन स्टिल पीपल प्रेफर कि हम ब्रोकर के थ्रू बेचे। मेरा आपसे सवाल, आपका घर है 1 करोड़ का, आपने ब्रोकर के थ्रू बेचा, ब्रोकर आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा? नहीं करेगा। ब्रोकर ने बोला 1% है, तो आप मुझे बताइए तुमको लग रहा है मैं ये बेच तो सकता हूँ 1 करोड़ का, पर अगर 1 करोड़ का बेचूंगा तो 1% लगेगा। 1% कितना हुआ? 1 लाख। तो व्हाट इज योर एनआरवी? 99 lakhs। समझ रहे हो? तो एनआरवी होता है कि सर मैं कोई भी चीज हो, नॉट नेसेसरली प्रॉपर्टी, सर मैं किसी चीज को अगर 50,000 का बेचूंगा तो मुझे पता है कि बीच में ब्रोकरेज 2,000 रुपए की है सर, मैं बेच ही नहीं सकता उसके अलावा। कंसाइनमेंट के अंदर मान लो ऐसी कि उसको बेचने के लिए कमीशन देनी है मैंने उसको, नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक द सेल, सो दैट कमीशन। तो आप मुझे बता दीजिए एनआरवी कितना आ जाएगा बेटा? 48,000। क्लियर है जी? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉस्ट की। कॉस्ट के अंदर ना 3 कंपोनेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट भी आता है, थ्योरेटिकल नहीं जा रहा अभी। 3 कंपोनेंट ध्यान रखना। सबसे पहला होता है बच्चे परचेज कॉस्ट, दूसरा होता है कन्वर्जन कॉस्ट, और तीसरा होता है अदर कॉस्ट। सर ये तीनों कॉस्ट क्या बोलती है? मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताइए कॉस्ट निकालने में आपने जो भी चीज खरीदी है उसकी परचेज कॉस्ट, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है बेटे? अगर आपने कपड़ा खरीदा है, कॉटन खरीदा है, तो उसको आपको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए लेबर लगेगा ना, मशीनरी लगेगा, पूरा का पूरा बहुत सारा सेटअप लगेगा, सुपरवाइजर, मशीनरी की डेप्रिसिएशन, जगह का रेंट, 1000 खर्चे होंगे जी कन्वर्ट करने में। ठीक है। और अदर कॉस्ट क्या होता है? इसके अंदर भी कुछ खर्चे आते हैं।
हमने पूरे डिटेल में करना है, पर आपको इतना समझ आना चाहिए कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या बच्चे, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। वैसे मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए अगर बात हो रही है तो, कॉस्ट के अंदर परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब कि आपने जितने का भी परचेज करा है, मान लो आपने 1,000 का परचेज करा, तो ये 1,000 रुपए के गुड्स हो गए। आप मुझे बताइए अगर आपको डिस्काउंट मिला तो क्या आप उसको माइनस करोगे या नहीं करोगे? तो मार्केट गए, मार्केट में एमआरपी लिखा था 1,000, तुमको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तुमने पे करे 900, परचेज कॉस्ट क्या भाई? जो जेब से निकलेगा भाई तो कॉस्ट होगी। तो मैं माइनस कर रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट, मान लो 100 रुपए, क्या आ गया जी? 900। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट समझते हो? वो होता है कि अगर आपने उधारी पे लिया है, आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो कैश, क्या कैश डिस्काउंट माइनस करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक छोटा सा पॉइंट, मतलब ये आता नहीं है पर इतना तो है कि ये कुछ भरोसा नहीं, तो आप ये कह सकते हो कैश डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड, आपको माइनस करने की जरूरत वो नहीं। अच्छा जी, अगर माइनस नहीं कर रहे बेटे, तो अब आप मुझे बताइए 900 रुपए के ऊपर अगर कोई टैक्सेस लग गए, कौन सा टैक्स लगता है इंडिया में बेचने पे? जीएसटी। तो जिंदगी में पढ़ोगे बेटे बहुत गहराई में जीएसटी। अभी के लिए मान लो 200 रुपए का जीएसटी लग गया, तो मुझे बताओ तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? आगे ध्यान से सुनना, ये तो जीएसटी है। कुछ एक बार माइक ऑफ रखना है अंजना जी। हाँ जी, ये जो जीएसटी है, ये रिफंड मिल जाता है तुम्हें, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुमने किसी से खरीदा सामान, तुम्हें रिफंड मिल जाता है जीएसटी का? आंसर इज यस, मिल जाता है। एग्जैक्टली, क्लेम, वो जो होता है ना क्रेडिट क्लेम, आईटीसी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें ये वापस ही मिल रहा है तो फिर कॉस्ट पे जोड़ा तुम, क्योंकि मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूं दैट दिस इज नॉन रिफंडेबल, या आप कह सकते हो कि इसका क्रेडिट नॉट अवेलेबल। क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट होता है अल्टीमेटली इट इज अनदर वे ऑफ गिविंग यू रिफंड। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉन रिफंड, यानी कि जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, भाई मैंने पे करा, मुझे उसको वापस ही नहीं मिलेगा, तो मेरी कॉस्ट हो गई ना। लेकिन अगर मैं आपको वापस कर दूं तो क्या वो कॉस्ट होगी? नहीं। आप मुझे बताइए, क्या आपको परचेज कॉस्ट निकालनी आ गई? इतना ही है बच्चे परचेज कॉस्ट। इसके अंदर फ्रेट का खर्चा भी ऐड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो होगा वो उसके अंदर हो जाता है, पर वो थ्योरेटिकल बात है, किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगी। अब मैं छोटी सी बात करूंगा कन्वर्जन की, और अब हम फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट होता है, आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, भैया एक बात बताओ, रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी ना। और कन्वर्जन कॉस्ट मेजरली कौन सी होती है? लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स बोल सकते हो। ओवरहेड्स याद है आपको? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर हमें उस गहराई में भी जाना नहीं है। अब जरा ये समझो, कॉटन पड़ी हुई है, कॉटन को फिनिश गुड बनाने के लिए मशीनरी की डेप्रिसिएशन क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट होती है। लेबर को जो पैसा दे रहा हूँ कॉटन को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट, आई एम सॉरी, कन्वर्जन कॉस्ट। कलर कर रहा है कपड़े पर, कुछ भी है, वो सारी की सारी क्या होगी बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट। अदर कॉस्ट के अंदर भी कई बातें, पर वो अभी वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे चला जाऊंगा मैं। आप जरूर ऐसा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को इधर आना है, तो आप अदर कॉस्ट लिखकर 3-4 लाइंस छोड़ दो बस। ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट पहले मुझे अलग से बेस बनाना होगा और फिर आऊंगा उस पर, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आइए जी। अच्छा, एक चीज की बात कर लेता हूँ मैं,
अगली हेडिंग लिखना बच्चे, एक्सक्लूजन्स, यानी कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मेरे को इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेने और आपको आते भी हैं। एक हेडिंग डाल लेना, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब ये खर्चा मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं डालूंगा। सर मेरा बिजनेस का खर्चा है पर इन्वेंट्री वैल्यू करते टाइम, जैसे कि कंसाइनमेंट तो करा था, कंसाइनमेंट में स्टोरेज कॉस्ट को डालता था, गोडाउन रेंट नहीं डालता था, कमीशन डालता था, बैड डेट का खर्चा नहीं डालता था। कई खर्चे थे जो हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में नहीं डाले। तो आप मुझे बताइए, तो वो जो सोर्स था वो कहां से निकल कर आया था? AS2 से। अब आप पढ़ रहे हो उस चीज। एक्सक्लूजन्स, सबसे पहला, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। बेटे अगर एबनॉर्मल वेस्टेज होती थी, क्या वो हम कस्टमर से चार्ज करते थे? नहीं। तो फिर अब इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैसे डालोगे उसे? इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है भाई? इतनी तो कॉस्ट है, ऊपर मार्जिन है मेरा, ठीक है। तो मैं कैसे डाल सकता हूँ उसको? अगर कोई डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, तो क्या उसकी कॉस्ट में डालता था? नहीं डालता। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चे? सेकंड देखिए, सिर्फ पहले दो वर्ड पढ़ना, ये पढ़ा हुआ आपने? नहीं पढ़ा हुआ? स्टोरेज वेयर हाउस का खर्चा इन्वेंट्री में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ वेयर हाउस का खर्चा जा सकता है। अब ये फर्दर डेवलपमेंट, अनलेस, यानी कि एक केस में जा सकता है, दीज कॉस्ट आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। क्या बोल रहा है सर ये? एक बात बताओ, जो वैक्सीन होती, क्या उनको कह सकते हो एक प्रिस्क्राइब्ड रूम टेम्परेचर पर रखना होता होगा, -30 -100 डिग्री? और जो बन भी रही होती होगी, क्या ऐसे होता होगा कि सर एक ड्रम में लिक्विड पड़ा हुआ और ऐसे पड़ा हुआ बस, या वो एक कोई ना कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में रहता हो? तो आप मुझे बताइए, क्या वो जो रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में रह रहा है, क्या वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप बनाते टाइम, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर आपको इन मिडवे 6 महीने लगते हैं वैक्सीन बनने में, तो 6 महीने तक मुझे कुछ स्टोरेज करनी पड़ती है, 15 दिन के लिए रेफ्रिजरेटेड फ्रोजन करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। क्या वो खर्चा मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालूं या ना डालूं? डालूं। और अगर सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट लिखा आ गया वेयर हाउस, तो मैं नहीं डालूं। ठीक है बच्चे, इतना डिटेल जाता नहीं है, बट इतना समझ तो आना चाहिए ना हम लोग को। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर ये क्या होता है? बेटे ऑफिस का खर्चा। ऑफिस का खर्चा मतलब ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है बेटे। जैसे गुड़गांव में ऑफिस है और फैक्ट्री है यूपी में। आप मुझे बताइए, गुड़गांव के ऑफिस में फोटोकॉपी हो रही होगी, HR डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, क्या वो सारी कॉस्ट इन्वेंट्री के अंदर जाएगी? नहीं। अब आप बोलोगे सर पर धंधा करेंगे तो सर कॉस्ट तो सारी रिकवर करेंगे, दैट इज योर कमर्शियल सेंस, अकाउंट्स डजंट अलाउ दैट। समझ रहे हो? बैकेंड में एक बात बताओ, जब आप पिज्जा खाते हो, क्या पिज्जा जब आप खाते हो तो वो सारी कॉस्ट लेता होगा नहीं लेता होगा आपसे? एम्प्लॉई का सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ द अवन, ठीक है, हर चीज लेता हूँ। पर मैं अकाउंट्स के अंदर से इन्वेंट्री की बात कर, AS2 कहता है तुमको जो चार्ज करना है करो भाई, लेकिन एज पर अकाउंट्स आप इस खर्चे को नहीं लोगे इन्वेंट्री की कॉस्ट। क्लियर है? चलिए, लास्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये क्या होता है सर? मार्केटिंग का खर्चा हो गया भाई। MRF ने विराट कोहली को बोला कि भाई बैट पे MRF लगा लो, उसका खर्चा नहीं हो रहा? क्या बिल्कुल हो रहा है MRF का। तो अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा है, आप जब टायर खरीदते हो तो वो टायर महंगा नहीं मिलता होगा? बिल्कुल मिलेगा। बट अकाउंटिंग AS2 क्या कहता है? क्या उस मार्केटिंग कॉस्ट को हम ऐड करेंगे इन्वेंट्री के अंदर? नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ AS2। धंधे में अल्टीमेटली तो रिकवर करोगे ही, समझ रहे हो? आइए जी, क्लियर है बच्चे? ओके सर, ये इतना सारा लिखा है बेटे, सब आ जाएगा बेटा। आओ जरा, सबसे पहला एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों, सुरेखा लिमिटेड सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स। सर ये कंपनी का नाम है, 3 प्रोडक्ट है, PQR, विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। इसके ऊपर बात करनी है।
इसका मतलब क्या होता है? नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंज। जैसे कि अगर सपोज करो कि तुम्हें यहाँ से ना अकाउंट्स की बुक लेनी है, पर मैम तुम्हें पकड़ा दे मैथ्स की बुक, तो क्या वो एक ही बात, मतलब वो, मतलब आपने बोला मैम बुक दे दो, तो मैम ने आपको 4 बुक्स मैथ्स की दे दी, मतलब 4 ही तो सब्जेक्ट है, मैथ्स के लिए लो 4। सो क्या हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इफ यू से सिर्फ बुक्स होती, क्या वो सिमिलर है? मतलब कुछ भी उठा लो, ये वो अलग 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 है, अलग अलग, बिकॉज दीज आर नीदर सिमिलर। चाहे मैं सेम फोटोकॉपी सेम कलरिंग सब कर दूं, लेकिन वो सिमिलर तो नहीं हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है 10 रुपए वाली है, और वो 10-10 वाली बहुत सारी पड़ी है फ्रिज में, तो क्या वो इंटरचेंजेबल है? हाँ, एक बार मैं बोल देता हूँ, जैसे आप, हाँ इंटरचेंजेबल। आप अगर शॉप पे जाते हो, कोल्ड ड्रिंक लेनी है आपको, कोका कोला, फ्रिज में कोका कोला पड़ी है 500, 20-20 रुपए वाली, तो क्या आप सबसे पीछे वाली उठाते हो? और दुकानदार बोले भैया सबसे पीछे वाली उठाना, या कोई भी उठा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड सिमिलर एंड इंटरचेंज। तो आपको पहले ये समझ आ गया कि ये जो पी क्यू आर है, क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल है? नहीं। तो अगर इंटरचेंज नहीं होते ना, तो उसकी कैटेगरी भी अलग है। सर आप क्या बोल रहे हो, समझ आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म आ गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। आपको पी क्यू आर, ये साल के ने बचा 38 लाख का पी है, और इसकी एनआरवी है 42। अब सवाल ये, इन तीनों का कॉस्ट और एनआरवी टोटल करने के बाद कंपेयर करूं या वन ऑन वन करूं? ऑब्वियसली वन ऑन। तो आप मुझे बताइए, AS2 पी की इन्वेंट्री कितने वैल्यू करेगा? क्यू की, आर की, तो टोटल कर सकता हूँ ना कि मेरी टोटल इन्वेंट्री इतनी क्या है। यही हो रखा है बेटे पूरा सोल्यूशन। क्यू आर दे रखा, कॉस्ट एंड आर विच एवरेज लेस फॉर्मूला लगा रखा, 38, 29, 14, और ये आपका आ जाएगा 80। और आप ये कह सकते हो कि आप एंट्री डाल दोगे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 81, 80। सेट है जी कहानी। वेरी 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 गुड। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल हुई या सिमिलर, क्या बात हुई सर? सर ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल ले लो बच्चे, कि मिस्टर ए जो है ना, ही इज डीलर इन डेयरी मिल्क चॉकलेट्स। एक डेयरी मिल्क कितने रुपए की आती है? 10। 5 वाली आती है? क्या बात कर रहे हो, 5 वाली आती नहीं अब? आती होगी, वो बहुत छोटी हो गई होगी पर, और हाँ, और 10 वाली 5 वाली जैसी कर दी है, और छोटी हो जाए। ठीक है, मेरे 5 वाली तो शायद से आती है, बट एनीवेज, सर जी मेरा काम है, मेरा शोरूम है जी, और आपको मेरे शोरूम पे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डेयरी मिल्क चॉकलेट। और ऐसा नहीं कि 10 वाली 20 वाली 30 वाली, 10 रुपए की मिलेगी, समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरा जो शोरूम है, उसमें चॉकलेट कितने रुपए की, सब पे एमआरपी कितना लिखा होता है बेटा? कह रहा हूँ आप 5 करोड़ चॉकलेट का ऑर्डर दे दो, मैं आपको सप्लाई करा, होता होगा नहीं होता होगा? इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सप्लाई करता हूँ, आप देखते हो, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो देखते हो बच्चे सेम मिलता है सबको। जैसे चॉकलेट वो है, आइसक्रीम है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा सिर्फ वो आइसक्रीम ही रख रहा है, मेरा आईआरसीटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? मुद्दे की बात ये है भाई, मिस्टर ए का काम ये बहुत अच्छी बात है। अभी अक्टूबर चल रहा है ना, 1 अक्टूबर को इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, 1 अक्टूबर 23 को इसने 1000 चॉकलेट्स परचेज करी एट द रेट ऑफ 6 की। क्या मुझे बता सकते हैं कितने रुपए का खर्चा कर दिया? अब इसकी दुकान में कितनी चॉकलेट आ गई? दुकान में कितनी चॉकलेट पड़ी है? 1000।
2 अक्टूबर को 3,000 चॉकलेट परचेज करी एट द रेट ऑफ 4। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? भाई साहब रॉ मटेरियल आई मीन डीलर हूं मैं, खरीद तो मेरी परचेज कॉस्ट तो मेरी बदल सकती है, कभी किसी सप्लायर से ले रहा हूँ कभी से ले रहा हूँ, मिल गया मेरे को प्राइस सस्ते में 12,000। अच्छा जी 3 अक्टूबर को बेटा 5,000 चॉकलेट्स परचेज करी एट द रेट ऑफ 7। ओ माई गॉड कितना हो गया रे? 4 अक्टूबर को बच्चे 8,000 चॉकलेट परचेज करी 5 की, तो हो गया रे? मेरे को ये बताओ मेरी दुकान पे चॉकलेट कितनी आ गई? 17,000। अब आप इस शॉप पर है, आपको शॉप पे जो भी मैं डील कर रहा हूँ सारे सेम दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं? सेम। सब पे एमआरपी क्या लिखा होगा? आपने जो फ्रिज खोला ना तो मैंने बोला नहीं नहीं ये वाली चॉकलेट मत उठाना, आप सबसे आगे जाओ, वो जो फ्रिज है ना वहां से। आप मुझे बताइए कैसा होता है जो दुकान पे, जिसमें आपको दुकानदार बोले कि आई एम अप्लाइंग फीफो मेथड। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपने फ्रिज खोला, हो सकता है उस फ्रिज में मतलब मैंने सेग्रीगेट करा हुआ है, 4 फ्रिज है, एक फ्रिज में 1,000 पड़ी है, दूसरे में तीसरे में 4 फ्रिज पड़ा है। आपने ये वाला फ्रिज खोला, आपने देखा कि ये फ्रिज खोल के मैंने कहा नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मैंने कहा पहले वही चॉकलेट। आप मुझे बताइएगा मानोगे बात? और क्या फर्क पड़ता है? और अब जब मैंने आपको स्पेशली बोल दिया तो तब पक्का बोलोगे तो लोगों को फ्रिज से कर दूंगी, पता नहीं क्या रीजन। समझ लो कहने का मतलब ये है, दुकान पे लगता है क्या बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? आप दुकान में जाते हो 10 कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो कहता है ये पहले की खरीदी हुई है ये उठा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होगा तो आप उस शॉप पे दोबारा नहीं जाओगे। सब सेम पड़ा हुआ है, क्यों तंग कर रहे हो अंकल? अंकल मतलब मैं नहीं, ठीक है? तो आप बोलोगे ना ये चीज, मान लो चॉकलेट्स पड़ी हुई है 5 स्टार पड़ी हुई है, आपको वो ऐसे बोलता है ऐसे इतनी सारी पड़ी हुई है तो ऐसे हटा हटा के वो कहता है हाँ ये वाली ले लो, जिसमें मैंने मार्कर से सीरियल नंबर लिखा 1 2, पहले ये वाली निकालो, ऐसे थोड़ा ना होता है। दुकान कैसे चलेगी? तो पहली बात आप समझिए, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं सबसे पहला फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो दुकान पे नहीं लगता, वो लगता है बैक एंड पे। कस्टमर तो कोई भी चॉकलेट लेके जा रहा है, वो ये वाली चॉकलेट लेके जा रहा है, ये वाली ये वाली ये वाली, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मैं दुकानदार हूँ, मेन्यू से छेड़ूंगा, जो चॉकलेट उठानी है उठा लूं। लेकिन बेटे आप एक बात बताइए, 5 अक्टूबर 23 को अगर 12,000 चॉकलेट्स सेल हुई थी तो सेल प्राइस कितने का हुआ? 1,20,000। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि स्टॉक कितना है आपका, कितने यूनिट्स रह गए? 5,000। पर सिर्फ यूनिट से तो काम नहीं बनेगा ना, कॉस्ट भी तो चाहिए। क्या कॉस्ट लूं मैं? कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम लोग? फीफो। और क्या फीफो मैं अगर आपस में इंटरचेंजेबल एरिया वहां लगा पाऊंगा? ये लाइन पता नहीं आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे अभी। मेरी गोल्ड की दुकान है, कोई भी गोल्ड जा रहा है मैं फीफो लगा दूंगा पैकेट में, थोड़ा ना होता। आप एक बात बताओ, आप कभी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो, आप कहते हो भैया रिंग दिखा दो, वो सेम रिंग दिखा देता आपको, 1 लाख की 1 लाख की 1 लाख सेम, अलग अलग दिखा दे। दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल, नीदर सिमिलर। ज्वेलरी की दुकान में नहीं चलता है कौन सा पीपो ईपो, उसको तो आइटम बाय आइटम की कॉस्ट देखनी पड़ती है। पर यहाँ पे मुझे आइटम बाय आइटम की क्या जरूरत है भाई? जब सारे के सारे सिमिलर है तो सीधा सीधा लॉजिक लगाऊंगा। कितने यूनिट निकल चुके हैं मेरे? अब आप मुझे बताइए कौन से 12 निकले हैं? वो रियलिटी में मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कस्टमर कौन से फ्रिज में से लेके जा रहा है। क्या 1,000 निकल गया होगा? फीफो यही तो होता है, जो पहले आता हो पहले निकला। 3,000 निकल गया होगा, 5,000 निकल गया होगा, कितने हो गए टोटल? 9,000 हो गए हैं। अब मुझे बताइए इसमें से
कितने निकल गए होंगे? तो बेटे जो बचे 5,000 वो तो इसी लॉट के बचे ना बच्चे। इन्वेंट्री कितनी आ गई मेरी? एंड मे बी ये 5,000 में से 1,000 ये वाले बचे हो जो रियलिटी में वो जो आया था, तो मैं नहीं ट्रैक कर सकता भाई। सेम है भाई, ये सब क्या ट्रैक करूंगा इसको? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? वैसे मुझे लिख दिया क्या आपने? अगर 12,000 की जगह में कुछ और लिखता ना तो आपको और अच्छा लगता। 12,000 लिख दिए? चलिए फिर एक और एग्जाम्पल बनाइए। पर एक बात बताओ, मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ, इंटेलिजेंट बच्चे हो तो। अगर 12,000 की जगह 6,000 होता, 6,000 बिक गए, तो 6,000 अगर बिक गए होते तो ये बिक गया होता, ये बिक गया होता, दो इसके निकल गए तो निकल गए होते, तो इसके कितने बिक गए रह गए होते? 3,000 इंटू 7 और 8,000 इंटू। समझ गए ना बस कैसे लगाना था उसको? क्लियर है ना बच्चे? चलिए फूल। और भाई साहब ये कैसे निकला है? एज पर फीफो। तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकला है बेटा फीफो के हिसाब से। सर एक बात बताओ, क्या हम लीफो के हिसाब से निकाल सकते हैं? लीफो क्या होता है? वेरी गुड। और अगर लीफो है तो क्या करूं रे, पहले कौन सा निकला होगा? गुड। फिर ये वाले निकल गए होंगे कितने? 4,000। तो क्या क्या बचा? 1,000 कितने रुपए के बच गए? 7 रुपए के। 3,000 कितने के बच गए? 4 के। और 1,000 और बच गए 6 रुपए। इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई मेरी। टोटल स्टॉक तो मेरा 5,000 ही रहेगा। क्लियर है जी? अलग है। हाँ, चांस की बात हो गई। कितना है आंसर? चांस की बात है भाई, समझ रहे? चांस की बात। एक बार अगला मेथड भी कर लेते हैं। अगला मेथड है दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। कौन से मेथड से? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड होता है सारे के सारे प्राइस पकड़ो और उसका एवरेज कर दो। अब मुझे बताइए कितने प्राइस है? 6, 4, 7, 5। 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया बच्चे? 10 और 22, 5.5। तुम्हारा स्टॉक कितना बचा हुआ है? 5,000 यूनिट इंटू 5.5, 27,500 आ रहा है क्या? 6 होता 30,000, 27,500 आ रहा है। एवरेज मेथड में के हिसाब से आ रहा है जी 27,500। एवरेज मेथड इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। मालूम है क्यों? सपोज करो मैंने एक यूनिट 50 की खरीद ली होती, एक यूनिट बड़ी जरूरी थी जी। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा सोचो कितना सारा एवरेज, यानी कि मैं क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। अगर मैं सिर्फ प्राइस पकड़ रहा हूँ मैं तो क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। पर उससे एब्सर्ड फिगर आ सकती है ना, क्योंकि अगर मैं इसका एवरेज करता तो 50 + 7 तो ये आराम से आ जाता ना बेटा 10 से ऊपर। बट इन रियलिटी 10 से ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि सब तो मेरा ऑलमोस्ट सारी चीजें तो 10 के नीचे है। आपको समझ आया एवरेज मेथड में नुकसान के? तो इसी के लिए ही कौन सा मेथड आया हुआ है? वेटेड। आप अपने प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करो ना, उसको कनेक्ट करो ना, कितने यूनिट कितने के, ज्यादा लॉजिकल बात आएगी ना। विच मीन्स यूनिट्स, यूनिट्स कितने थे स्टार्टिंग से? 1, 3, 5, 8। प्राइस क्या है? 6, 4, 7, 5। प्रोडक्ट निकाल दो इसका। 6,000
21,000, 35,000, 93 6 4 12,000। कितना आ गया प्रोडक्ट? 90। क्या मैं इसको टोटल कॉस्ट नहीं बोल सकता? 93,000 इज माई टोटल कॉस्ट, और मैंने यूनिट्स कितने परचेज करें? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी? 93,000 डिवाइडेड बाय 17,000 पर यूनिट कॉस्ट ही तो आ जाएगी इससे। कितना आ जाएगा? 5.47 47 आ रहा है, जो भी आ रहा है, 45 हो 47 हो, जो भी हो। यूनिट्स कितने हैं आपके बेटे? इंटू 5.47 कितना आ रहा है? 27,000। 27,300 एग्जैक्टली लिख देना, 300 का भी राउंड ऑफ ना कर। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए लॉजिकल कौन सा लगा? वेटेड एवरेज इज लॉजिकल। एवरेज और वेटेड एवरेज में कौन सा सही लगा? फीफो और लीफो? लीफो। लीफो यूज करना अलाउड ही नहीं। लीफो इज बैंड। अगर आप लीफो यूज करते हो, दैट्स नॉट अ अलाउड मेथड टू बी यूज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक नोट लिखिए, समझ आना चाहिए क्यों बैंड है, क्या है वो तो बताऊंगा जी। एक बार पहले आपसे पूछूंगा कि बताओ क्यों बैंड, फिर बोलोगे सर नहीं पता, फिर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाऊंगा आपसे। हाँ, टू एन एक्सटेंट। एक बार एक नोट लिखते हैं फिर दिमाग लगाएंगे। एज पर AS2, LIFO method, LIFO method is not allowed क्या लग रहा है आपको? क्यों क्या लग रहा है? फीफो और लीफो में मतलब फीफो निकाल दिया था हमने, लीफो मना कर दिया इन्होंने। समझ तो आ ही गया था हमें क्यों ही मना कर दिया। कुछ लगाओ, दिमाग लगाओ। थोड़ा थोड़ा सही बोल रहा है, मैं उसको इनवर्ट्स डाल देता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ लीफो में जो मैं क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस, एक बात बताओ, चलो पहले मैं लीफो की बात करता हूँ। आप जो प्राइस पकड़ रहे हो वो सबसे रीसेंट परचेज का, सबसे पुरानी परचेज का? आज जब मैं अपने फाइनेंशियल बना रहा हूँ, मुझे स्टॉक दिख रहा है, दैट इज एट द लेटेस्ट प्राइस दैट आई मेड परचेज। लीफो में क्या होता है? आपके सामने तो 5 दिन है। अगर यही मैंने कोई यूनिट बहुत पहले की खरीदे होते, 6 महीना पहले, तो वो प्राइस आ रहा है। तो आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को आज के प्राइस पे दिखा रहे हो, बहुत पुराने प्राइस पे दिखा रहे हो। मार्केट में रेट चल रहा है 100 रुपए का, आप स्टॉक को 20 रुपए कॉस्ट पे पकड़ रहे हो, क्योंकि आपकी पुरानी परचेज की कॉस्ट 20 रुपए। सेंसिबल बात समझ रहे हो? क्यों हम लोग लीफो को अवॉइड करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस बता नहीं पाता रियलिटी में क्या चल रही है। बताइए, क्लियर है बच्चे? कूल। तो सर हम लोगों ने सारे के सारे मेथड्स देख लिए। वेरी 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 गुड। इलस्ट्रेशन 1 हुई थी हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना बेटा। A manufacturer has the following record of purchase of condenser. Condenser क्या होता होगा भाई कुछ, which he uses while manufacturing radio set. रेडियो सेट में कंडेंसर लगते होंगे। और मुझे आप बता दो ये इशू की डिटेल है या परचेज की डिटेल? परचेज की। दिसंबर 4 को आपने 900 यूनिट परचेज करें, 10th को 400, 11th 300, 19 200 800। कोई दिक्कत नहीं जी। आप मुझे बता दीजिए
कितने यूनिट आपने इशू कर दिए? 1600। क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं कि कैसे निकालोगे कॉस्ट, तो अगर कुछ नहीं दिया तो मैं फीफो लगा रहा हूँ। आपके हिसाब से मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट, पहले मुझे यूनिट से बता दो, मेरी इन्वेंट्री बची कितनी? 1000 की, 2600 की परचेज है, 1600 इशू हो गया, 1000। अब ये 1000 कौन से बचे हुए? 260 रुपए के, और 800 कितने के बचे हुए? समझ आ गया जी? यही बन रहा है ना ये। 260 रुपए का, 800 कितने का है? सेट है कहानी। सर आपने ये हटाया, क्या हुआ है यहाँ पे? वो ये कह रहा था कि 1600 यूनिट इशूड टिल 18th ऑफ दिसंबर। तो बेसिकली वो ये कह रहा था कि 18 दिसंबर तक ही कितने इशू कर दिए थे? तो 900 इशू हो गए थे, यानी कि सारे इशू। तो क्वेश्चन और आसान हो जाता। क्यों कह रहा है भाई ये 1600 में से 1600 लग गए तो यही बचे। पर अगर ये डिटेल ना भी होती तो मैंने तो आपको उस एंगल से बताया ना। अगर तो समझ आने से मालूम नहीं है तो मैं फीफो लगा दिया ना। कही क्लियर है? वेरी 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 गुड। ओहो। देखो मैडम, अगर 5 नंबर का होता तो सारे मेथड ही लगा देते, 2 मिनट का 10 बार। ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन। पर अगर ये छोटा सा क्वेश्चन कुछ नहीं है तो आप फीफो ही लगा देते सर। ठीक है, पर अगर आपको लग रहा है तो बहुत ही छोटा आंसर हो गया तो फीफो भी लगा दो, वेटेड एवरेज। ये तो उस टाइम इम्प्रोवाइज करने वाली बात है। ठीक है। हाँ जी, लीफो तो वैसी बैंड है। ठीक है, आइए, आपका मन है तो वो भी लगा देना, फिर लिख देना कि लीफो इज बैंड। अब फिर इतने सारे मेथड लगाई दिए तो फिर एवरेज भी लगाई देना, एक्सेप्ट लीफो। ये नहीं कि सिर्फ लीफो से ही सॉल्व कर दो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये नए टाइप का क्वेश्चन है बेटा। The following are the detail of spare parts of श्री राम मिल्स। स्पेयर पार्ट है जी, हमें नहीं पता किस चीज के। आप मुझे बताइए कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक है? 1 जनवरी से लेके 20/2/20। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन 31st March 20 if the company follow FIFO मेथड। ये आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, आप आंसर तो निकाल लोगे उस तरीके से, पर इसका फॉर्मेट देखो। इसको बोला जाता है परपेचुअल सिस्टम। डेली बेसिस पे हमारे पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, एंट्री वेंट्री नहीं डाल रहा कोई, बट ये फॉर्मेट है जिससे मुझे उस डेटा को डालना है। अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो डेटा की, जिस भी डेट को एक्टिविटी हो रही है क्या कॉलम आ रहा है सबसे पहले? रेसिप्ट, कितने यूनिट किस प्राइस पे। उसके बाद आपने इशू कर दिए, कितने यूनिट किस प्राइस पे, और एंड में क्या बच गया आपका? तो क्लोजिंग स्टॉक अपने बैलेंस के उसमें दिख जाएगा ना मुझे। आइए, सबसे पहला पॉइंट बताइए जब। फर्स्ट जनवरी को ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? लिख दो ना बेटा, 1 जनवरी को। सर ये लिखने की जरूरत है, लिख दो बेटे ने लिखा दो। रिसिप्ट कुछ भी नहीं है और मैंने नील कर दी। क्लियर है? 1 जनवरी को परचेज करा है, ओके। कितने यूनिट परचेज करे और कितने रुपए की? 1 जनवरी को यूनिट्स में लिखा 100। रेट कितना है बेटे? टोटल अमाउंट आ गया। क्या मैंने कुछ इशू करे 1 जन को? कुछ इशू करा? कुछ भी नहीं करा। तो इशू वाले कॉलम में देखिएगा तो मेरी इन्वेंट्री कितने की हो गई?
100 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से। और कोई रेट है क्या आपके पास जो आप दिमाग लगा लो? 30 ही तो रुपए का रेट है आपके पास, बताइए। क्लियर है? अब आप मुझे बता दीजिए। ओहो, इशू कर दिया सर 15/1 को। कितने यूनिट? ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे बेटे, आप समझदार बच्चे, मुझे भरोसा है। आप 50 यूनिट किस प्राइस पे इशू करोगे? तो और कोई रेट ही नहीं है, तो इतना दिमाग क्या लगाना अभी। 15 जनवरी को परचेज तो कुछ नहीं करा, लेकिन इशू जरूर कर दिए 50 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से 1500। अब बता दो इन्वेंट्री कितने की रहेगी, आई मीन कितने यूनिट रहेगी, किस रेट पे रहेगी? 1500 की इन्वेंट्री है भाई। परचेज कर ली हमने, ओहो 1 फरवरी 200 यूनिट 40 के। 1 फरवरी को 200 यूनिट 40 के परचेज करे तो 8000 आ गया। अब आप मुझे बताइए ना, इन्वेंट्री ऑलरेडी 50 चल रही थी, 200 और खरीद लिया आपने, टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी? उसको मर्ज करके दिखा दूंगा, ऐसे कैसे दिखा दूँ? इनको चलो अलग अलग प्राइस पर चलेगा, 50 यूनिट तो 20 पे चलेंगे, 240 ये सब क्लियर है? वेरी 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 गुड। क्लियर नहीं है तो भी वेरी गुड। क्लियर? क्या होगा शो? ऑल वेल? गुड यार। क्लियर है जी? 1 फरवरी। ना जब हम भी जाते थे ना, दुष्यंत सर और मैं और एक दो फ्रेंड, तो दुष्यंत सर को भी एक बार बहुत तेज हंसी आई थी। उन्होंने पूरे अपने मुंह में ना हैंकी डाल लिया था। और ना सबको देख के पूछ रहे क्या हुआ, बस ऐसे ऐसे करे जा रहे, चुप हो जाओ, और हंसे जा रहे तेज तेज, हैंकी पूरा मुंह में। तो हैंकी है क्या? क्लास चल रही है भाई, ऐसे क्या दिल्ली आप भी तोड़ना है भाई? आज बता दो। दीपक जी, सीनियर स्टूडेंट। हाँ हाँ पूछ ले, डाउट पूछना है। 20 तारीख को टेस्ट नहीं होता है, तो 22 तारीख को मैं ये एसएम को दे रहा हूँ। तो मत दे। सर ये एसएम का एक था, एक ही हो गया। इसका ये एसएम एक दे दियो, तेरे पे भरोसा है, जब तैयार हो जाए दे दियो, बाकियों का तो 20 को होगा, बाकियों ने दिया नहीं है कुछ। 25 को दे दूंगा। और 15/2 को बताओ रे क्या हो रखा है ये? 100 यूनिट, मेरा आपसे सवाल, ये 100 यूनिट कौन से होंगे? गुड। पहले वाले 50 और पहले वाले 50 जो 30 रुपए के थे, और बचे हुए 50 जो 40 के थे। 50 30 के। अब 150 यूनिट जो रह गए, कितने प्राइस के रह गए वो? हो जाएगा ना जी आपका। आखिरी पॉइंट बेटा, फर्दर इशू कर दिए 100 यूनिट। आप मुझे बताइए अब ये 100 यूनिट किस प्राइस पे इशू होंगे? 40 ही तो बचा है ना सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई ना, सिर्फ 50 ही तो रह गया। कहिए साहब, क्लियर है? वेरी 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 गुड। क्या आप ये बना रहे हैं या आगे बढ़ सकते हैं? अभी तो एक क्लास का भी नहीं हुआ भाई, अभी तो 2 क्लास बोला था। ये जिम में भी ऐसी करता है क्या, जल्दी जल्दी करता है? वहां तो पूरा इतनी एनर्जी से करता है। हैं? जिम कितने घंटे करता है एक दिन में? आधा घंटा करता है? तो जिम थोड़ा ही। और एक देखो बेटे, अपने दिमाग में रख लो, 7 बजे से पहले नहीं छोड़ने वाला है। आज पढ़ाऊंगा बेटे तुम। हाँ, जो मर्जी स्कीम लगानी है लगाते रहो, कल भी बुला लूंगा, आपका मन है कल आना है, आप कल भी आ जाइए। और अब आपके सामने एक सवाल आने वाला है, पर आप बच्चे क्या हैंडल कर पाओगे?
हमने कौन सा करा था अभी? अच्छा ये तो नहीं हुआ ना, आओ ना बेटे, 12th क्वेश्चन बच्चे। आपके आगे टिके नहीं है, आइए दोबारा करते हैं इसको। एक बार जरा इस क्वेश्चन को रीड करो, क्या ये सेम क्वेश्चन है क्या? इसमें चेंज क्या है? ध्यान से सुन लीजिए, वेटेड एवरेज सारा टेबल वैसे ही बनेगा आपका, आप अभी सॉल्व करोगे इसको, ठीक है? ये बार ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस तो नीली था, याद है ना पिछले क्वेश्चन में? आपने 100 यूनिट परचेज करे 30 रुपए के 3000, इशू कुछ करा नहीं था, ये इन्वेंट्री आ गई जब कोई रेट ही नहीं, अभी कारवां का वेटेड एवरेज हुई, अभी तो 1000 ही है तो वो आ गए। आप मुझे बताइए इसके बाद आपने इशू करा 15/1 को इशू करा था, कितने यूनिट बच्चे? एट व्हाट प्राइस? सर कोई प्राइस ही नहीं है अभी, 30 तो है सर, 1500। इन्वेंट्री कितनी रह गई? किस रेट पे? 30 पे। नाउ यू हैव परचेज ऑन 1st Feb, हाउ मच यू हैव परचेज्ड? 40 के हिसाब से 8000, कुछ इशू करा? अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसको अलग अलग लिखूं कि 50 यूनिट तो 30 के हिसाब से पड़े और 240 कैसे बोलूं? वेटेड एवरेज में आपको एक प्राइस निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्राइस। और वो प्राइस कैसे निकलेगा? ये देखो ऊपर देखो बना हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं कि 50 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया बच्चे? 1500। और 200 यूनिट किसके हिसाब से? तो क्या ये टोटल कॉस्ट नहीं आ गई मेरी इन्वेंट्री की? 50 ऑलरेडी पड़े थे 30 के हिसाब से, 200 और खरीद लिया आपने 40 के हिसाब से, 8000 के 9500 द कॉस्ट, व्हाट इज द टोटल यूनिट्स? तो पर यूनिट आ जाएगा ना जी, 9500 डिवाइडेड बाय 250 करो एक बार, 38। अब आपके टोटल यूनिट्स कितने थे? 250 into 38 that is 95। क्लियर है बच्चे कैसे निकला वेटेड एवरेज प्राइस? तो आप ये कह सकते हैं ये जो 38 निकला है ना, 50 यूनिट 30 के हिसाब से, 200 यूनिट 40 के हिसाब से, सेट है कहानी? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए जब 15 फरवरी को आप इशू करो किस प्राइस? 38, बिकॉज अब हर इन्वेंट्री का प्राइस 38 हो गया। अब जो बच जाएगा कितना बच गया? 150 कै रेट पे? 38 पे। नाउ यू फर्दर इशूड 100, 38 बच कितना गया? 50, 38। सर इसमें बस एक ही बार मूवमेंट आई, और एक दो क्वेश्चन होंगे जिसमें एक दो बार और परचेज होगी तो समझ आ जाए, पर अभी आपके लिए क्रिटिकल क्या था? ये वाला जो 38 निकला है ये आपको समझ आ रहा है, उसके बाद तो इशू हो रहा है, ठीक है? अच्छा अगर मैं आपको ऐसे बोलता यहां तक हो गया, ठीक है, जैसे अगर ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, मान लो मैंने 25/2/2020 को 100 यूनिट खरीदे 30 रुपए के, और मैंने इशू नहीं करा। अब आप मुझे बताइए मेरी इन्वेंट्री कितने यूनिट्स की हो गई? 150 हो गई ना टोटल। प्राइस बताइए, प्राइस निकाल के बताओ, इन्वेंट्री का प्राइस क्या आएगा? ओ कितना? 32.66। 150 यूनिट 32.66 आ गया सबका, ये प्राइस आना इंपॉर्टेंट है। आ गया सबका प्राइस? कितना आ रहा है टोटल? कितना? 49। क्लियर है बेटा वेटेड एवरेज? वेरी 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 गुड। इलस्ट्रेशन 12 हो गया हमारा, 11 हो गया।
10% होगा, ये भी प्लस होगा। आइए, अभी उम्मीद मत लगाना बेटे। आओ जी, सर जी इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिखेंगे। From the following particulars, ascertain the value of the inventory on 31st March 2020। क्या बोल रहा है सर? क्या निकालना? इन्वेंटरी कौन से दिन? 31st मार्च। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है ये? वेरी गुड। आप ये अभी लिखना मत, आप बस समझते जाना। तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री 1,42,005। सर दो कॉलम क्यों बनाए हैं? एक बनाया बेटा नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। आपको कैसे पता बेटा? मुझे तो पहले से पता है ना, आपको कन्विंस कर दूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री यही है। मैंने परचेज कितना करा ड्यूरिंग द ईयर? Is it to be considered for calculating cost of inventory? Yes. That's the amount which is to be included. तो मैं यहाँ पे परचेज पूरा नहीं लिख रहा, मैं प्लस लिख रहा हूँ। कितना जी? 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, is it to be considered for the purpose of valuing inventory? बिल्कुल। कितने रुपए बेटा? सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल, सेल्स दिया हुआ तो 12,45। सर एक चीज ऐसी दिमाग लगाते हैं, मेरी सेल 12,45 की है, तो अगर मैं 12,45 का कॉस्ट निकाल दूं और यहाँ से कॉस्ट को बाहर कर दूं तो इन्वेंट्री तो आ जाएगी, क्योंकि ये मेरी दुकान में सारा का सारा गुड्स आ गए, उसकी कॉस्ट आ गई। अगर उस कॉस्ट का जो मैंने बेच चुका हूँ वो कॉस्ट बाहर कर दूं तो इन्वेंट्री तो आ जाएगी। यही है ना लॉजिक? पर ऐसा सर अब नीचे के 3 पॉइंट पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा मैं जो मैंने आपको बोला। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2019। कौन से टाइम की बोल रहा है ये? ओपनिंग या क्लोजिंग? 31st मार्च 19। कितने रुपए? अ सम ऑफ 17,500 was written off on a particular। मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में वो कह रहा है कि 17,500 उन्होंने राइट ऑफ करना है या करा हुआ है? करा हुआ है। Which was originally purchased for, यदि हमने कोई चीज 50,000 की खरीदी थी और आपने उसमें से कितना राइट ऑफ कर दिया बच्चे, तो इसका मतलब अभी भी वो कितने का है? 32,500। इसका मतलब इस 142,500 के अंदर 32,500 में नॉर्मल बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। तो बैलेंस नॉर्मल हुई ना, तो 142 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? 1,10,000। I have just bifurcated my inventory। 142,500 को मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसमें से ये इन्वेंट्री के साथ कुछ हादसा हो रखा है, राइट ऑफ कर रखे हैं, मतलब उसको साइड कर। साइड करना, इन्वेंट्री तो है मेरी, लेकिन मैंने सिर्फ शेड्यूल अलग बना, टेबल फॉर्म में अलग। अब आगे बढ़ते हैं। Which was originally purchased for 50 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। Sold during the year for 45। You already sold it। सारा का सारा बेच दिया है क्या? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, कौन सी इन्वेंट्री बेची है? एबनॉर्मल वाली। कितने रुपए की? प्रॉफिट या लॉस? पर मैं कोई प्रॉफिट और लॉस निकाल नहीं रहा हूँ, मेरे लिए जरूरत नहीं है वो, मेरे को इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी। अब मुझे इतना बता दीजिए, क्या फाइनल आंसर पूछ रहा हूं आपसे इसका, ये इन्वेंट्री बची हुई हुई है 31 मार्च 20 को? बची हुई है इन्वेंट्री? जीरो है, बेच चुके आप इसको। कितने का बेचो उससे मेरे को क्या मतलब? आप 10 रुपए का बेचो पर ना सारे, तो जीरो। अब आप मुझे बताइए सेल प्राइस कितना था इसका? बट शुड आई राइट
रिड्यूस 45,000 और 30 to 500, 30 to 500 वैसा कॉस्ट टू कॉस्ट। सर हम एक तरीके का स्टॉक का लेजर बना रहे हैं ना सर। सर हम इंटेंशन कोई सेल के निकालने की थोड़ा सा प्रॉफिट निकल जाए। मुद्दे की बात तो ये है इतनी कॉस्ट है 32,500 का था, बेच चुका हूं सारा, तो इन्वेंटरी जीरो। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो मैं लेस कर रहा हूं उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक तो है ना जी इतनी कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि भाई 45,000 का बेचा था, बहुत अच्छी बात है भाई। वैसे टोटल सेल कितनी थी तुम्हारी, जिसमें से 45 तो ये हो गई, बाकी बची हुई नॉर्मल यूनिट्स की। और मार्जिन दे रहा वो कि बचे हुए पे कितना आप कमा लेते हो, 20%। तो कह रहे हैं बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 20% ऑन सेल्स। अगर उसको छोड़ दो आप, उस पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस। बाकी जो सेल है 12 लाख की, उस पे आप कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हो, 20%। 12 लाख का 20%, इसका मतलब कॉस्ट 12 लाख तो सेल होगी, 240 कॉस्ट, आई एम सॉरी 240 प्रॉफिट, कॉस्ट कितनी होगी 960। 960 के गुड्स बाहर हो गए सर। क्यों बाहर नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा है तो मुझे बता दो कॉस्ट कितनी आ रही है, बन तो गया पूरा टेबल। 62,000 ये बन गया जी आपका टेबल। 12,45 में से 45 बार का, फिर 12 लाख का 20% निकालो, 240 और 960। लॉजिकल, क्लियर है बच्चे, वेरी 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 गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप सब, आई एम ब्लेस्ड। अभी नोट करवा दूंगा मैडम, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखना है जरा, कैसा लग रहा है आपको, सेम है ना। घर ले जाओ बेटा इसको, होमवर्क रख लो बेटा घर। अभी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आइए, छोटे छोटे बच्चे, भोले बच्चे, बेचारों को पता ही नहीं है 7 बजे तक बैठना। हर क्वेश्चन के बारे में नींद जाती है, अब छोटे होने वाले छोटे बच्चों में ये बड़ा अच्छा होता है, इनोसेंस बहुत है। अब वो आइडिया ही नहीं है क्या होने वाला है आपके। गुड, कह रहे इतने छोटे भी नहीं है सर, टाइम हो चुका। देखो तो सही बेटे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। नहीं, ये कह रहा है कल तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज ही पढ़ लो जो पढ़ना है। अब आज आपको ना कुछ ऐसा करना है कि मैं हर बैच में बोल सकूं कि इन्वेंट्री जो 3 क्लास का था वो इवनिंग बैच से 1 क्लास की बचा। ऐसा नहीं करना, ऐसा क्लास तो होना चाहिए 2 क्लास की, 2 थी, अब वो आपका मोटिवेशन देख के मैंने 3 कर दिया। अगर आप ज्यादा मोटिवेटेड रहे ना तो आज ही खत्म करा दूंगा, ठीक है। अच्छा कुछ आप इलस्ट्रेशन में 6 करेंगे ना तो रोहित शर्मा बहुत सारे छक्के मारेगा भाई। ये देख लो पक्का बेटा, इंडिया पाकिस्तान मैच जीत जाएगी। अगर हारने दो ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन 6। हाँ हाँ, ब्रेक लेनी है क्या 5 मिनट। गर्दान इतनी जल्दी क्यों होते दो गर्दान, घर में कोई फन तोड़ना है यार। तो जब मैं यार, मेरे को भी लंबी लेने दो ना यार, सर को तो हमने लेने दिया लंबी क्लास है। इलस्ट्रेशन 6, अब तो भाई ब्लैक लाइन लग डल गई, अब तो करना पड़ेगा सॉल्व। MSXYZ are in retail business. Following information are obtained from the records for the year ended 31st March 20। मेरा आपसे सवाल है, कुछ ऐसे पहली 2 लाइन पढ़ के समझ नहीं आ रहा, बस उनका रिटेल बिजनेस है, फिनिश गुड होता होगा।
और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। क्या बोल रहा है सर ये? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, आपने ये सप्लायर से परचेजेस करें सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। इसका मतलब अभी तक ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस नहीं लगा। आपने परचेज कितने का करा बेटा? और ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? तो 3% माइनस कर दोगे और ऐड क्या कर दोगे, जो भी आ जाएगा 11%। देखिए जरा एक बार, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। सर जी 1575 के गुड्स थे, 3% का डिस्काउंट दिया, 1528 टू 35। इस पे आपने सेल्स टैक्स कितना ऐड कर दिया? 11%। जरा मेरे को बताओ अमाउंट आ रहा है ये 1696 आ जाएगा, ये मिल जाएगा ना? सर पहले हम टैक्स लगा देंगे, ऐसे नहीं होता बेटा। पहले प्राइस फाइनल होता है, फिर टैक्स लगता है। पहले डिस्काउंट की बात होती है, फिर जीएसटी लगता है, कोई भी टैक्स लगता है। तो बेसिकली पहले आपने डिस्काउंट देना है हमेशा, और उसके बाद आपने सेल्स टैक्स। और अगर यहाँ पे सेल्स टैक्स में लिख दिया होता ब्रैकेट में रिफंडेबल, फिर मैं लगाता 11%, ये लगाता। तो अभी मैं क्या रिज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज नॉट रिफंडेबल। समझ रहे हो ना? तो पेपर में इतना मॉड्यूलेशन हो सकता है कि अगर वो ऊपर ही अगर वो लिख दे कि ये रिफंडेबल है, तो मैं कॉस्ट में ऐड नहीं करता ना सर। ठीक है, आगे क्या है सर? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसको लूं? बिल्कुल लूंगा जी। देखो ना ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसको ऐड कर दिया। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया, सेल प्राइस सर अब तो इसके बाद कोई खर्चा तो दिया नहीं सर। क्या आप मुझे मेरी टोटल इन्वेंट्री बता सकते हो? आई मीन टोटल जो मैंने दुकान पे सामान लिया 17,83,840। ठीक है सर, ये मेरी दुकान पे है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की हमने पढ़ी भी नहीं। सेल्स वेल्स को छोड़ो, आप दिमाग मत लगाओ। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन से दिन की इन्वेंट्री बोल रहा होगा ये? 31 मार्च। सर कॉस्ट तो आ गई सारी की सारी। अगर मैं सेल्स को बाहर कर दूं, सेल्स को बाहर करूं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को? कॉस्ट, तो बात बन जाएगी। पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? उसके लिए मुझे मार्जिन चाहिए। मार्जिन दिया हुआ है? मार्जिन दिया हुआ। और अगर हम ध्यान से पढ़े तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया तो हुआ है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। आंसर दिया तो हुआ है नहीं? एग्जैक्टली, सेल प्राइस है। तो अगर इस, यानी कि अगर मैं और कट शॉर्ट करूं, अगर मुझे मार्जिन मिल जाए ना, तो मैं क्लोजिंग इवेंट का मार्जिन बाहर करूंगा, उसकी कॉस्ट आ रही है। मार्जिन पे बात चल रही। सर ऐसे कैसे दे रखा है ये? ऐसा बेटा छोटी दुकानों पर होता है। अब एक बात बताओ, आपके घर के आसपास जो होता है, जो ग्रोसरी शॉप्स होती, ठीक है, जनरल, जहां से आप दूध दही बिस्किट्स चिप्स आइस क्यूब भी लेते हो ना, लेकर वो बियर विस्की पीते हो तो आइस क्यूब नहीं लेते? पीता है पर आइस क्यूब नहीं लेता। ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है उनका टर्नओवर कितना होता होगा? ये बताओ, वेरी इजी। हाँ, 12-13 लाख। 12-13 लाख में तो सोच, अगर वो सामान बेच रहे हैं तो मार्जिन कितना होता होगा? मतलब तो ये कह रहा है कि पार्ले जी का बिस्किट 1 रुपए का आता है, 10 का बिकता है, ऐसा होगा कि उनके मार्जिन थोड़े कम होते हैं? कम इन द सेंस, चाहे 40-50 करोड़ की सेल होती है। आपके इधर जैसे वो जो चाइनीज वैन है ना इधर, लजीज, एक साथ आंसर दिया मुझे। रेगुलर का क्या कहते हैं? तो उसकी सेल कितने की होगी तुम्हारे हिसाब से, लजीज की? एक दिन में कितने की सेल करता हूँ?
लाख रुपए का, तो महीने की कितनी होगी? 30 लाख। 30 लाख, और अगर 12 से मल्टीप्लाई होगी ना 3 करोड़ 60 लाख। तो हमारी तीन करोड़ 60 लाख वैन वाला बेच रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप है जिसने पूरी दुकान लगा रखी है उसकी भी सेल होती है बेटे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए? मुद्दे की बात पर आता हूँ, ये जो ग्रोसरी शॉप है उसके पास बहुत सारा सामान पड़ा होता है सर, बहुत सारा भरा होता है सर एकदम शॉप। अगर आप उससे ये पूछोगे कि इसकी कॉस्ट कितनी, आपको बता देगा। उसको पता होगा ये वाला बिस्किट मैंने फीफो मेथड लगा के देखता हूँ कितने की कॉस्ट है। आप उसे बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ फीफो से चाहिए तो भी बता दूंगा, लीफो तो बैन कर रखा है, वेटेड एवरेज बता दूंगा, ये 5 रुपए के 50 बिस्किट। उसको पता होगा कि इसकी कॉस्ट है, इसकी बताओ उसके डायरी में तो लिखा है। पर आपको क्या लग रहा है अभी जो हमने सिस्टम देखा उसके हिसाब से रिकॉर्ड ही करता है कि सामने ऑटो आता है 50 पैकेट होते हैं तो वो रिसिप्ट दिखाता है, तो वो इशू करता है। डायरी में लिखा जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, आज इतना सामान आया है, अगर किसी को उधारी में बेचा तो लिखा जा रहा है, कैश कैसे लिखी जा रही है, पर एक सिंक्रोनाइज्ड डेटा तो नहीं है। सो इज इट पॉसिबल कि आप इन दुकानदारों से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट आप वो डेटा मांगो? वो कहेंगे भाई साहब नहीं पता हमें। लेकिन क्या जब साल खत्म हो तो बेसिकली ये सवाल यही है, जब साल खत्म हुआ है तो वो जो दुकानदार है उसने बोला मेरी कॉस्ट निकाल दे, तो आपने उससे उसकी कॉस्ट पूछी कि उसे पता होगा। लेकिन अगर आप बोले एक बात बताइए कितने का बेचता है, मुझे सेल प्राइस पता होगा, उसकी दुकान पे जितना भी सामान है, जो उसका क्लोजिंग स्टॉक है, जो यूनिट्स बच गए हैं, उसका सेल प्राइस उसे पता है। तो उसने क्या बोला कि उसका सेल प्राइस कितने रुपए का बेटा उसकी दुकान का? हमारे एग्जांपल के हिसाब से सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.35। उसने बोला मेरा जो ये सामान है ना, अगर मैं ये सारा बेच दूं 2.35। मैंने कहा एक बात बता दो कितने परसेंट कमाता है, आइडिया तो होता है सबको, ठीक है? तो बेसिकली उसने कहा मैं 20%। उसने कहा कि अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की बेचता हूँ ना तो मेरे लिए 20 रुपए तो बच जाता। अब हाँ मुझे बता दो ये सारा का सारा बेच देता, आई मीन ये 2.35 है, तो अगर मैं इसमें से 20% हटा दूं तो बहुत है। तो आप सोचो मैंने उस दुकानदार को उसका सेल प्राइस दिया, उससे उसका मार्जिन पूछा, मार्जिन घटाया कॉस्ट। सर आप यहाँ पे कैसे करोगे? आपको पहले सिस्टम समझ आ गया? और इसी मेथड को तो बोला जाता है बेटे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का। जस्टिफिकेशन आ गया आपके पास? अब आप मुझे बताइए तुम्हारी दुकान पे सामान कितने का पड़ा? 1783। अगर तुम ये सारा बेच दो, सारा कितने का बेचोगे? एग्जैक्टली, गुड। इन दोनों को ऐड कर दो ना, बिक गया सारा सामान। एक्चुअल में नहीं बिका पर क्या इससे ऊपर जा पाओगे क्या तुम? तो वो वाली टोटल कॉस्ट आ गई 17 लाख कुछ, ये टोटल सेल प्राइस आ गया, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट का सेल से रिश्ता बना दूंगा मैं टोटल से, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आप समझ गए क्या करने जा रहा हूं? आइए तो ये हो गई बच्चे मेरी डिटर्मिनेशन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने ऐड कर दी, ये दोनों मैंने ऐड कर दी। इससे क्या आ गई मेरी एस्टिमेटेड टोटल, मेरी दुकान पे सारा सामान निकल जाएगा, यही सेल प्राइस। इससे ऊपर तो छलांग नहीं मार पाओगे ना तुम, इससे ज्यादा थोड़ा बेच दोगे। आप मुझे बताइए जो डिफरेंस है वो क्या आ गया आपका? 2480 टोटल सेल प्राइस दोनों में लाके। व्हाट इज योर कॉस्ट? 1783। व्हाट इज योर प्रॉफिट?
696 and what percentage? Can I say 696 divided by 2480 सेल प्राइस पे आ जाएगा ना रिश्ता? कितने परसेंट आ गया बेटे? 235 पे 28.09 हटा दो, इन्वेंट्री आ जाएगी ना बेटे। ये सब क्लियर है ना? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मार्जिन निकाला और क्लोजिंग स्टॉक जो कि सेल प्राइस में था उसमें से मार्जिन को बाहर। कहिए साहब क्लियर है? अगर आपको क्लियर है दैट मींस मैं फिर समझाऊंगा बेटे, कोई बात यार। आप मिस नहीं करते यार, मैं बच्चों को इतना मिस करता हूँ यार, आप हर्ट करते हो। क्रांतिकारी 119 दिन भूखे रहे थे ये मैं मिस कर रहा हूँ यार आपको यार। आप अच्छा चलो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना भाई, देख अच्छा सुनो, आप यही चाहते हो ना मैं ना पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ा, पर आप तो सॉल्व कर दो ना कुछ। देखिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो बेटा। अब तो बेटा येलो लाइन पे डल गई बेटा, कोई बात नहीं, मिट ही नहीं रही, हैंग हो गया बेटा। अब जब तक ठीक होगा सिस्टम तब तक एक बार क्वेश्चन देखो। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब तुम सही जा रहे हो लाइफ में। कर दो बेटे कर दो, मेरे को आपसे बहुत उम्मीद है, बेस्ट बैच है बेटा आपका। और आप तो ऐसे मत करो यार। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस सेम उसी तरीके से। कह रहा हूँ यार इंटेलिजेंट नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक देना है मैंने। यही आंसर ठीक है तेरा, इतना डाउट मत करिए। 40,000 आएगा एक बार 12,500 नहीं। देख तेरी सीधा सीधा बोलूंगा, इन्वेंट्री का सेल प्राइस दिया हुआ है, मार्जिन निकाल दो। तूने इस साल सेल कितने की करी है? 2 लाख, और अगर तू ये भी बेच देता तो 2.5 लाख की, और तेरी परचेज कितने की है? 2 लाख। तो जब मार्जिन कितना है? 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, कितने परसेंट आ रहा है? 25% ऑन सेल आ गया ना। आई मीन एक बात बताना भाई, प्रॉफिट कितना है? 50,000 प्रॉफिट है, मानता है? 2,50,000 इंटू 100, 20%। तो 20% हटा देना भाई इसमें से, तो 40,000 आ जाएगा ना। मुझे बताइए क्लियर है? अभी क्वेश्चन, अभी आंसर गलत आया और प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। वेरी 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 गुड, आप सोच नहीं सकते आप कितने अच्छे बच्चे हो। क्या हुआ? असली डेवलपमेंट एक बात बताऊं, जब थक जाते हैं ना तब होती है। आपको किसी ने बताया नहीं अभी तक? तेरे को जितनी टेक्निक लगानी है ना तू लगा। बात यह है कि दोनों क्लास का डेटा हो गया, ठीक है बच्चे? तो वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम।